इस संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, इसकी व्याख्या करेंगे। अनुच्छेद 13 जो भारत के संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुच्छेद 13 का अर्थ है, इसका मतलब अन्य विधि या कानून है उनसे मूल अधिकारों की सुरक्षा करना। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अनुच्छेद न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित खंड है, अर्थात अनुच्छेद 13 के निम्नलिखित खंड है या उपखंड है। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(4). सबसे पहले अनुच्छेद 13(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 13(1) में यह घोषणा की गई है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, अर्थात भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले भारत में जो विधियां या कानून लागू थे, जो 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या अन्य अधिनियमों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लागू किए थे, उन कानून को अगर प्रवृत्त किया जाता है या उनमें से किसी कानून को प्रवृत्त या लागू किया जाता है तो वह उस मात्रा तक या उस सीमा तक शून्य या निरस्त घोषित किए जाएंगे जिस मात्रा तक वे भाग 3 अर्थात जो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं उनके उपबंधों के असंगत है या मूल अधिकारों का हनन करते हैं। तो न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 का जो प्रभाव है भूत लक्षी सिद्धांत के आधार पर नहीं है, अर्थात इसमें जो अनुच्छेद 13(1) में जो विधियां हैं संविधान में दी गई हैं, जो पुरानी विधियां हैं 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले की उन विधियों के संबंध में अगर मूल अधिकारों से असंगत विधियां बनती हैं तो उनको न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निरस्त घोषित कर सकता है। इसके बाद संविधान पूर्व विधियों का जो अर्थ है वो न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसकी व्याख्या की है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जैसे पृथक करणीयता का सिद्धांत, अर्थात किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करने का नियम या सिद्धांत। पृथक करणीयता का सिद्धांत का अर्थ है या इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग जो संविधान विरुद्ध है वो भाग ऐसा है जिससे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय या इंटेंशन को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। अर्थात अगर कोई अधिनियम या कानून संसद पारित करती या बनाती है तो उसमें कोई भाग ऐसा है जो मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उसमें उस कानून या नियम या अधिनियम को पूरा निरस्त ना करके केवल उसी भाग को निरस्त किया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है या भाग 3 में दिए गए जो उपबंध है उनसे असंगत है। इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13(1) के तहत ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत दिया है। कोर्ट ने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का अर्थ 2 बिंदुओं से स्पष्ट होता है। सबसे पहला, संविधान लागू होने के पहले सभी मामले के लिए या मामलों के लिए उनका प्रयोग वैध बना रहेगा या लीगल बना रहेगा, अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं वहाँ यह ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत हट जाता है। अर्थात संविधान जो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुआ था उससे पहले जो मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं, अगर उन मामलों का संबंध मूल अधिकारों से नहीं है तो यहाँ पे ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसके बाद दूसरा बिंदु है, यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान पूर्व विधि या कानून उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण आच्छादन या ढकी हुई थी तो वह आच्छादन हट जाएगा और वह विधि या कानून फिर से सजीव होकर प्रवर्तन या लागू होने योग्य बन जाएगा। ऐसी विधि या कानून को फिर से पारित करने या बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले कोई कानून ऐसे हैं जो वर्तमान में जो कानून बनाए गए हैं 26 जनवरी 1950 उनसे समता रखते हैं, जिनसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है,
तो वह कानून अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना उनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत अधित्याग का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिक को जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, भारतीय नागरिक या कोई भी भारतीय व्यक्ति उन मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, अर्थात उन्हें छोड़ नहीं सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य या मेंबर थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय के अनुसार निरक्षर है या अज्ञान है अपने मूल अधिकारों के प्रति। अतः मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए या मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन अधिकारों को व्यक्ति के द्वारा न त्यागने का सिद्धांत अपनाया गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं मूल अधिकारों को छोड़ रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग बने। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग बने रहे। इसके बाद जो अधित्याग का सिद्धांत है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अधित्याग का सिद्धांत है, अर्थात मूल अधिकारों को छोड़ने के संबंध में सिद्धांत है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मेल नहीं खाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों को त्यागने की घोषणा कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अधित्याग का सिद्धांत इस संबंध में भी सहायक होता है कि कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों की कीमत पर उनका दुरुपयोग ना कर सके किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में। इसके बाद अनुच्छेद 13(2) आता है। अनुच्छेद 13(2) का संबंध संविधान पश्चात या संविधानेतर जो विधि या कानून है उससे है। इसमें कहा गया है यदि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून बनाता है जो भाग 3 में जो वर्णित मूल अधिकार हैं उनसे असंगत है, तो वह विधि या कानून उस मात्रा या सीमा तक शून्य घोषित की जाएगी या निरस्त घोषित की जाएगी जिस मात्रा या सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके बाद अनुच्छेद 13(3) अनुच्छेद 13(3) को अगर व्याख्या के रूप में लिया जाए तो अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए विधि या ला शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 13 में जो विधि, कानून या ला है उसकी परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सभी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपविधियां, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां और प्रथाएं अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि या कानून के अंतर्गत समाविष्ट है या कानून के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 13(4) की बात आती है। अनुच्छेद 13(4) मूल संविधान में नहीं था, इसे इंदिरा सरकार ने 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1971 में जोड़ा था। इसका उद्देश्य ये था कि 1967 में जो गोलकनाथ मामले के संबंध में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस निर्णय को निष्प्रभावी करने की बात कही गई थी या उसे समाप्त करने की बात कही गई थी। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि न्यायालय संविधान संशोधन के लिए जो पारित विधियां हैं या कानून है उनका पुनर्विलोकन कर सकता है या उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और अगर वे जो पारित कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर देगा सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अनुच्छेद 13(4) में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। आगे चलकर जो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह संशोधन वैध है, अर्थात इस संशोधन को अवैध नहीं माना, जिसका अर्थ है कि अभी भी अनुच्छेद 13 का जो प्रभाव है वो अनुच्छेद 368 के तहत पारित संविधान संशोधनों पर नहीं पड़ता है। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 13 की मूल व्याख्या।